नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। यूपी की 80 की 80 सीटों पर जीतने का दावा करने वाली बीजेपी की 63 सीटों की घोषणाओं के बाद अब 12 सीटों को लेकर बीजेपी का गहरा मंथन अभी भी जारी है और माना जा रहा है कि ज्यादातर सीटें सपा का गढ़ होने के कारण बीजेपी इन सीटों पर ठोक बजाकर फैसला लेना चाहती है, जिसके लिए पार्टी और संगठन स्तर पर कवायद लगातार जारी है। मगर कैसरगंज सीट पर बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है, जहां बृजभूषण शरण सिंह के नाम को लेकर ना तो बीजेपी आगे बढ़ना चाहती है और ना ही पूरी तरह से दरकिनार करना चाह रही है। अब देखना यह है कि बीजेपी की कैसरगंज सीट, समाजवादी पार्टी की बदायूं सीट और कांग्रेस की अमेठी रायबरेली का कंफ्यूजन कब तक खत्म होता है, क्योंकि इन सीटों पर न सिर्फ राजनीतिक पार्टियां बल्कि जनता का भी कंफ्यूजन लगातार बरकरार है। तो देखना यह होगा कि तमाम पार्टियों के द्वारा कब तक दूर होता है ये कंफ्यूजन। आज इसी पर हम करेंगे बातचीत, लेकिन इससे पहले देखिए रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से 63 पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। अब सभी की निगाहें बची हुई 12 सीटों के बीजेपी उम्मीदवारों पर टिकी है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि इन सीटों के लिए उम्मीदवारों की सूची कैसरगंज के सांसद बृजभूषण शरण सिंह की वजह से उलझी है। माना जा रहा है कि बीजेपी के शेष सभी उम्मीदवारों की सूची अब रामनवमी के बाद ही जारी की जाएगी। दरअसल बीजेपी नेतृत्व बची सभी 12 सीटों पर उम्मीदवारों की सूची एक साथ जारी करना चाहती है, लेकिन कैसरगंज सीट को लेकर पेच फंसा हुआ है। इस सीट से सांसद बृजभूषण शरण सिंह हर हाल में चुनाव लड़ने पर अड़े हैं, लेकिन महिला पहलवानों से हुए विवाद को देखते हुए पार्टी नेतृत्व उनके स्थान पर उनके परिवार के किसी सदस्य या उनके सुझाव पर किसी दूसरे को चुनाव लड़ाने को तैयार है। बीजेपी का मानना है कि बृजभूषण को टिकट दिया गया तो विपक्ष को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल जाएगा। सूत्रों के अनुसार बृजभूषण के हट को देखते हुए बीजेपी नेतृत्व अब एमपी एमएलए कोर्ट दिल्ली के फैसले की प्रतीक्षा कर रहा है। बृजभूषण के एक मामले में अंतिम सुनवाई होने वाली है। संभव है इसी दिन फैसला भी आ जाए। इसीलिए नेतृत्व ने तय किया है कि कोर्ट का फैसला आने के बाद ही सभी 12 सीटों के उम्मीदवारों की सूची जारी की जाएगी। यूपी की जिन 12 सीटों पर उम्मीदवार घोषित होने हैं, उनमें मैनपुरी, रायबरेली, गाजीपुर, बलिया, भदोही, मछली शहर, प्रयागराज, फूलपुर, कौशाम्बी, देवरिया, फिरोजाबाद और कैसरगंज जैसी सीटें शामिल हैं। इनमें मैनपुरी, फिरोजाबाद और रायबरेली सीटों पर बीजेपी का मंथन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इनमें मैनपुरी, फिरोजाबाद समाजवादी पार्टी और रायबरेली सीट कांग्रेस का गढ़ कही जाती है। बीजेपी को मिशन 400 प्लस के लिए आगे बढ़ना है तो इन सीटों पर भी जीत दर्ज करनी जरूरी है। ऐसे में बीजेपी का मंथन लगभग खत्म हो चुका है और रामनवमी के बाद बीजेपी इन सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ खबर समाजवादी पार्टी में कंफ्यूजन की भी है, जहां बदायूं सीट पर शिवपाल के पीछे हटने के बाद आदित्य यादव के लिए यह सीट कंफर्म हो चुकी है, जिसकी आधिकारिक घोषणा होनी बाकी है। वहीं अमेठी और रायबरेली पर कांग्रेस अभी ये तय नहीं कर पाई कि प्रत्याशी किसे बनाया जाए। ऐसे में पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को होनी है और कई सीटों पर लगभग पार्टियां कंफ्यूज है। उम्मीद है जल्द ही बाकी पार्टियों के उम्मीदवारों का ऐलान हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कंफ्यूजन लगातार सभी पार्टियों का बरकरार है, आखिर कब तक दूर होगा ये कंफ्यूजन, आज उसी पर हम कर रहे हैं बातचीत। हमारे साथ रतन तिवारी जी, नेता कांग्रेस से जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। इसके अलावा दारा सिंह जी, समाजवादी पार्टी से नेता, हमारे साथ है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दारा सिंह जी, जिस तरह से सीटों को लेकर कंफ्यूजन बताया जा रहा है और बदायूं सीट को लेकर शिवपाल यादव ने जिस तरह से कदम अपने पीछे हटाए हैं, आदित्य यादव के नाम को लेकर सूत्रों के हवाले से तो जानकारी सामने आ रही है, लेकिन आपका क्या कहना है? क्या आदित्य का नाम फाइनल हो चुका है? देखिए प्रियंका जी, राजनीति में कोई पीछे नहीं होता है। जहां जैसी मांग होती है, जैसे लोगों को पहचान होती है, माननीय शिवपाल जी आज के नहीं, एक समाजवादी पार्टी के चरक के नेता हैं और वो कोई छोटे मोटे पद पे भी नहीं है, राष्ट्रीय महासचिव है समाजवादी पार्टी के। उनका जो निर्णय होगा
वो सभी कार्यकर्ता और सपोर्टरों को स्वीकार होता है। हमारी समाजवादी पार्टी में कोई जनता से डर के भाग नहीं रहा है। भारतीय जनता पार्टी में आप देख रहे होंगे कि कई लोगों को टिकट दिया और वो टिकट वापस करके अपने अपने क्षेत्रों को छोड़ दिए। भाजपा के अंदर इतना डर बैठ गया, इतना खौफ बैठ गया है कि वो अपने टिकटों को दूसरों को देना शुरू कर दिया। छोटे छोटे पार्टियों से अभी तक यही नरेंद्र मोदी जी बोल रहे थे कि हमारा 56 इंच का सीना है, हम शेर हैं, हमारी गारंटी है। मगर इनके जो प्रत्याशी थे जहां जहां से टिकट वापस कर दिए, इससे आप पता कर सकते हैं कि इनकी गारंटी कोई नहीं है। न ये विकास किए हैं, न शिक्षा में कोई आगे बढ़ोतरी की है। नहीं, लेकिन दारा सिंह जी, ये सवाल तो शिवपाल यादव पर भी उठाए जा रहे हैं कि साफ तौर पर उनको ऐसा लग रहा था कि बदायूं सीट उनके लिए खतरे की घंटी है और यही वजह है कि उन्होंने अपने कदम पीछे हटाए हैं। अरे आप ये देख लीजिए, अगर बदायूं से खतरे की घंटी होती तो वो खुद लड़ते, अपने बेटे को क्यों आगे करते? भाई हम वहां जीत रहे हैं। समाजवादी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है साइकिल, वो बच्चा बच्चा जानता है। तो हम लोग तो पहले ही कह दिए थे। नहीं, लेकिन जीत गए तो बेटे की राजनीति शुरू, और हार गए तो बेटे के नाम पर पहला चुनाव है, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, देखिए फर्क पढ़ने का नहीं पढ़ने का ये उद्देश्य नहीं है। हमारा मेन उद्देश्य है, लक्ष्य है कि हम भाजपा को, जो किसान विरोधी है, जो महिलाओं की सुरक्षा नहीं दे सकती है, जो स्वास्थ्य में बढ़ोतरी नहीं कर सकती, सुविधाएं सुधार नहीं कर सकती है, ऐसी भारतीय जनता पार्टी को हम देश से बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं। तो आपने आपके ही चैनल से या किसी और के चैनल से भी आपको अफवाहें मिली होंगी कि हम लोग डर गए। आप बताइए कि उत्तर प्रदेश में इन्होंने क्या नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री से लेकर गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, इनके मंत्री तक अखिलेश यादव जी पर निशाना साधते रहे और माननीय श्री अखिलेश यादव जी अकेले इन सबको चक्रव्यूह में जाकर तोड़कर इनको मुंह तोड़ जवाब देते रहे। तो सपा डरी कहाँ है? सपा तो इनको खेल खिला रही है। जैसे इन्होंने जनता के साथ वोट लेते वक्त खेल झूठ बोला था, तो हम लोग जनता से नहीं झूठ बोल रहे हैं। आपका मतलब है कि जिस तरह से हर सीट पर 2-2, 3-3 प्रत्याशी बदले जा रहे हैं, वो आपके गेम प्लान का हिस्सा है? नहीं, देखिए जहाँ पे जैसी मांग आ गई वैसे हमने बताया ना कि अगर हम अपने कार्यकर्ताओं का सबसे ज्यादा, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सब वो करते हैं, मान करते हैं, उसके बाद वहाँ की जो जनता है, अगर हम जनता की नहीं सुनेंगे तो किसकी सुनेंगे? हम भारतीय जनता पार्टी तो है नहीं कि वोट किसानों से ले लें और उसके बाद उनके जब मांग के टाइम आए तो हम बड़े बड़े भाला। दारा सिंह जी, बदायूं की जनता की मांग की आपको 10 दिन पहले पता चली? देखिए, माननीय शिवपाल जी से पहले आदित्य भैया वहां पर गए थे प्रचार करने। अब लोगों में बैठक हुई, समीकरण बना, तो लोगों ने प्रस्ताव रखा। अगर हम उस प्रस्ताव को नकार देते तो आपका ये डिबेट चलाते कि लो आप कार्यकर्ताओं की बात नहीं माने, आप वहाँ की जनता की बात नहीं माने। तो प्रियंका जी, साफ तौर पे हम लोग सबका सम्मान करते हैं। हम भाजपा वाले तो नहीं है कि सबका साथ सबका विकास का सिर्फ नारा दे दें और उसके बाद सभी का विनाश कर दें। अच्छा, तो ये बताइए, शिवपाल जी कहीं से चुनाव लड़ेंगे या बैक सीट से इस बार लोकसभा चुनाव को ड्राइव करेंगे? देखिए, जहां से उनको लड़ना होगा आप सबको पहले अवगत कराया जाएगा, ये हमारा वादा है। मगर अभी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर और राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव माननीय शिवपाल जी के ऊपर बहुत बड़ा बोझा है और वो जनता को लेकर बहुत चिंतित है। जिस हालात में रोजाना आप देख रहे होंगे लाशें मिल रही हैं हमारे उत्तर प्रदेश में, आए दिन जमीन कब्जा हो रही है, वो माफियाओं के ऊपर कोई मुकदमा किया नहीं जा रहा है, प्लस किसानों के ऊपर ही मुकदमा उल्टा कर दिया जा रहा है। तो ऐसे में टिकट किसको मिल रहा है ये नहीं देखना है, हमें ये देखना है कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे इस उत्तर प्रदेश से लेकर केंद्र सरकार से हटाना है। चलिए, तो आपने इस रणनीति के बारे में तो जानकारी दी कि भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में रखकर टिकट बांटने की कोशिश की जा रही है और यही वजह है कि शायद बार बार टिकट बदले जा रहे हैं। इस पर हम बातचीत जरूर करेंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी के एक नेता का बयान भी सामने आ रहा है, पहले उसे सुन लेते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। समाजवादी पार्टी अभी इनसे मुकाबला करने में एकदम सक्षम है इंडिया गठबंधन, और उसी के डर के मारे अपनी प्रत्याशी नहीं उतार पा रहे हैं। इनको लगता है कि हम प्रदेश यूपी में अपनी पूर्व बहुमत सरकार नहीं बनाने में सक्षम है, इसी डर की वजह से नहीं उतार रहे हैं। अब देख रहे हैं दूसरी पार्टियां अपनी प्रत्याशी उतारें तब ये उतारेंगे, इसीलिए इनको डर लग रहा है। इस बार इनकी सरकार नहीं बनने वाली है, ये तो तय है। इंडिया गठबंधन की सरकार बहुत मजबूती से पूरे प्रदेश में हर जगह समाजवादी पार्टी के साथ मिल करके
चुनाव लड़ रही है उत्तर प्रदेश में और सरकार बनाने के सक्षम है। 24 चुनाव कैसे देख रहे हैं? 24 चुनाव इस बार समाजवादी पार्टी ही इस गठबंधन में आगे रहेगी और सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश से बहुमत लेकर आएगी, इसलिए इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती से सरकार बनाने जा रही है। क्या नाम है आपका? देवेंद्र कुमार साहू। तो ये आपने सुना सुरेंद्र सिंह जी, सुना आपने जिस तरह से आपके द्वारा 80 सीटें जीतने का दावा किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई बढ़त आपको मिलने नहीं वाली है और यही वजह है कि 12 सीटें आपकी भी अभी भी घोषणाएं आपकी हुई नहीं है। मंथन आप लगातार उस पर कर रहे हैं, मंथन की बात कर रहे हैं, लेकिन पेच जो आपका कैसरगंज सीट से लेकर तमाम अन्य सीटों पर फंसा है, उससे पर्दा आखिर कब उठेगा? प्रियंका जी देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी कोई ये क्षेत्रीय पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो है पूरे देश की लड़ाई लड़ रही है। समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, इन लोगों ने जिस संविधान, जिस लोकतंत्र की बात करते हैं हमेशा कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, दरअसल बात तो ये है कि खतरे में तो इनके पार्टी और इनकी नेता है, क्योंकि इनको मालूम ही नहीं है कि इनकी पार्टी जीतेगी और अगर जीत भी गई तो इनका नेता कौन होगा। ना तो इनके पास कोई नीति है, ना ही नियत है, ना ही कोई नेता है इनके पास। भारतीय जनता पार्टी ने 400 का नारा दिया और उत्तर प्रदेश के अंदर 80 का नारा दिया है और 80 की 80 सीट जो है भारतीय जनता पार्टी जीतने के लिए जा रही है। नहीं, लेकिन 80 का नारा दिया है तो लिस्ट आपकी पहले से बहुत जल्द से आनी शुरू हो गई थी। ऐसे में 12 सीटों पर अगर आप मंथन कर रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं तो इंतजार किस बात का है? साथ ही साथ कैसरगंज की सीट को लेकर जिस तरह से पेच फंसा हुआ है, बृजभूषण शरण सिंह वहां से हटने को तैयार नहीं है। प्रियंका जी देखिए, हमने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी कोई क्षेत्रीय पार्टी नहीं है। कौन कहां से लड़ेगा ये हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। अरे लेकिन आपने जब जीते हुए सांसदों के टिकट काटकर नए चेहरे उतारे हैं, जाने कितने प्रयोग करे हैं, तो बृजभूषण शरण सिंह का टिकट काटने में दिक्कत कहां आ रही है? या पार्टी ऐसा चाहती नहीं है? ये आप तय नहीं करेंगे ना, हम तय नहीं करेंगे ना, ये टेलीविजन पे बैठ के और इतना बड़ा नहीं, तय करने की बात नहीं कर रही, मैं तो सवाल पूछ रही हूँ ना। मैं तो सवाल पूछ रही हूँ कि तमाम जीते हुए सांसदों का टिकट जब आसानी से कट जाता है तो बृजभूषण शरण सिंह को लेकर क्या मजबूरी है बीजेपी की? देखिए, कोई मजबूरी नहीं है किसी के लेके। जब मुख्यमंत्री चेंज करने में जब कोई मजबूरी नहीं हुई तो सुरेंद्र सिंह जी, खबरें तो ये भी आ रही है कि बृजभूषण शरण सिंह को ऑफर ये दिया गया है कि उनके परिवार के किसी सदस्य को भी चुनाव लड़ाया जा सकता है या फिर जिसे वो चाहे उसे चुनाव लड़ाया जा सकता है। यानी कि उस क्षेत्र में बृजभूषण शरण सिंह का प्रभुत्व किसी तरह से कम नहीं होना चाहिए। इस बात का पूरा ख्याल पार्टी के द्वारा भी रखा जा रहा है। देखिए, पार्टी का ख्याल तो हर एक कार्यकर्ता के ऊपर है, चाहे वो छोटे कार्यकर्ता हो या बड़े कार्यकर्ता हो। भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है। नहीं, लेकिन आप तो बृजभूषण सिंह का ख्याल रखते हुए नजर आ रहे हैं ना सुरेंद्र सिंह जी। जी नहीं, पार्टी का ख्याल कार्यकर्ता करे तो ठीक है, लेकिन आप तो बृजभूषण का ख्याल रखते हुए नजर आ रहे हैं ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, कोई बृजभूषण सिंह जी का ख्याल नहीं रखे गए हैं। 75 सीट पे जो है भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है, बाकी 5 सीट पर गठबंधन चुनाव लड़ रही है। आप उसकी चिंता नहीं कीजिए और आप आगे देखते जाइए। उत्तर प्रदेश के अंदर 80 की 80 सीट जो है भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है, क्योंकि देखिए समाजवादी पार्टी जो है पूरे के पूरे जो है अपने ही घर के ही सदस्य को उतारने में लगे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी जिस प्रदेश ने कांग्रेस पार्टी को सिर्फ प्रधानमंत्री ही बनाने का काम अरे किया। ठीक है, विपक्ष से तो मैं सवाल कर लूंगी, लेकिन आप तो दावा करते हैं ना कि आप सबसे पहले लिस्ट लेकर आते हैं, आप पूरा साल चुनावी मोड में रहते हैं। जब चुनावी मोड में रहते हैं तो फिर 12 सीटों पर इंतजार क्यों? नहीं, आप ये हम आप तय करेंगे या हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगी? और अभी कौन सी वो 19 तारीख को उसमें चुनाव है उस सीट पे? नहीं, 19 तारीख का चुनाव नहीं है, लेकिन आप तो पहले लिस्ट लेकर आने वाली पार्टी है ना। अरे तो हमारे पास एक ही काम नहीं है प्रियंका जी, हमारे पार्टी के पास एक ही काम नहीं है
और भी काम है। अरे तो सुरेंद्र सिंह जी, पार्टियों के उम्मीदवारों की घोषणा के बिना क्या काम करेंगे आप चुनावी मोड में? खरीदने हैं, सांसद भी खरीदने हैं। चिंता नहीं कीजिए प्रियंका जी, हमारा तो जनता जो है, उत्तर प्रदेश की जनता, देश की जनता जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है और आशीर्वाद देने के लिए खड़ी है। तो हम आज टिकट दें या 2 दिन बाद टिकट दें, जनता जो है मोदी जी के नाम पे, हमारी जो विकास के नाम पे जो है हमें वोट देने के लिए जा रही है, उसकी चिंता हमें। चलिए आती हूँ मैं, आप मेरे सवाल का भी जवाब नहीं दे रहे हैं। मुझे लग रहा है जब तक ब्रजभूषण शरण सिंह पर फैसला नहीं होगा तब तक आपका जवाब नहीं सामने आएगा। रतन तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी की 12 सीटों पर इंतजार तो है ही, लेकिन आपकी भी अमेठी और रायबरेली अभी भी कंफ्यूजन में अटकी है। लंबे समय से ये माना जा रहा है और दावा भी किया जा रहा है कि प्रियंका और राहुल आएंगे, लेकिन ये इंतजार कब खत्म होगा अमेठी और रायबरेली की जनता का? देखिए प्रियंका जी, मैंने कई बार आपके चैनल पे और अन्य चैनलों पे कहा है कि गांधी परिवार का ही कोई सदस्य अमेठी और रायबरेली लड़ेगा। मैं आपको आश्वस्त कर देता हूं, वो अब इंतजार की घड़ी अब सामने है। अब जो लिस्ट आएगी वो अमेठी और रायबरेली पे उसकी जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी। दूसरी बात, आप देखिए ना, आज इनके ही केंद्रीय मंत्री, राज्यसभा के सांसद चौधरी वीरेंद्र सिंह हरियाणा में कांग्रेस पार्टी का दामन पकड़ लिए। उनके ही पुत्र विजेंद्र सिंह सांसद जो भाजपा के थे वो कांग्रेस पार्टी में आ गए। चाहे राजस्थान की बात की जाए, चाहे जहां की बात की जाए, तो आज भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ का माहौल है। लोग चुनाव लड़ना नहीं चाहते। महाराष्ट्र में ये सीट शेयरिंग का फार्मूला नहीं दे पा रहे हैं, कई सीटों पे पेच फंसा हुआ है। अरे रतन तिवारी जी, भगदड़ का माहौल तो आपकी पार्टी में भी है, और उत्तर प्रदेश की खासतौर पर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 30 जनसभाओं के बजाय अगर विपक्ष को देखा जाए तो ना कहीं प्रियंका राहुल नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में 2022 में कहा जा रहा था लड़की हूं, लड़ सकती हूं। 19 अप्रैल को चुनाव होने वाला, अभी तक उत्तर प्रदेश में कहीं नजर नहीं आ रही प्रियंका गांधी। इसके अलावा समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन की भी रैली कहीं नजर नहीं आ रही। आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? कहाँ है विपक्ष? रैली की नहीं, अब कौन सी रैली की बात कर रही हैं? रैलियां लगातार हो रही है, हमारे पार्टी के नेता लगातार काम कर रहे हैं। और मैं आपको अभी भी आश्वस्त कर देता हूं, भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ का माहौल है और भारतीय जनता पार्टी को ये मालूम है कि हम सरकार नहीं बनाएंगे, और वो 400 सीट का नैरेटिव दे रहे हैं। आज जनता के बीच में नारे गूंज रहे हैं कि 4 जून भाजपा शून्य, ये भी मना नहीं किया जा सकता। तो हम आश्वस्त हैं, हम चुनाव जीतेंगे और मजबूती से हम लगे हुए हैं, हमारे सारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं। नहीं, आश्वस्त है तो फिर ये आपका जो कॉन्फिडेंस है वो आपके फैसलों में नजर आना चाहिए। अमेठी रायबरेली से इतना लंबा इंतजार आप करा रहे हैं, क्या इस बात का इंतजार किया जा रहा है कि वायनाड में जब वोटिंग हो जाएगी उसके बाद आप अमेठी में? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको मैं बता देता हूँ, अमेठी की जनता को पता है, रायबरेली की जनता को पता है कि हमारे यहाँ से कौन लड़ने वाला है। कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस को पता है। अब हम समय के हिसाब से हम अपना पत्ता खोलेंगे। नहीं, अमेठी की जनता को तो ये भी पता है कि रॉबर्ट वाड्रा ने अपना मन रखा है अमेठी से चुनाव लड़ने को लेकर। प्रियंका, जब अमेठी आप किसी अपने संवाददाता को भेजिए और अमेठी की जनता से पूछिए, और वहाँ पे जो बैनर पोस्टर लगे हैं ना, वो गांधी परिवार के नाम के लगे हैं, राहुल गांधी जी के लगे हैं, रायबरेली में प्रियंका गांधी के लगे हैं। तो आप निश्चिंत रहिए, हम समय पे पत्ता खोलेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्यों घबराई हुई है? वो जानते हैं कि अगर हम अभी प्रत्याशी घोषित कर देंगे तो जो जिसका टिकट काटेंगे वो इंडिया अलायंस में आ जाएगा, इसीलिए डर है। और हम आपको कह रहे हैं ना, 4 जून को अवश्य बुलाइएगा, और 180 का आंकड़ा इन लोग पार कर लेंगे ना, तो आप हमसे सवाल पूछिएगा। सुरेंद्र सिंह जी, जवाब दीजिएगा। प्रियंका जी, अभी रतन जी कह रहे हैं कि 180 की अगर पार कर गई तो हमको बुलाइएगा। इन लोगों ने तो 5 राज्यों में जब चुनाव हुआ था तब भी यही कहे थे कि हमको बुला के आप बताइएगा। अरे क्या 5 राज्यों में जो चुनाव हुए थे ना सुरेंद्र जी, उसमें 10 लाख से ज्यादा वोट हमें मिले थे, और वहाँ कांग्रेस पार्टी की अच्छी स्थिति रही थी। और भारतीय जनता पार्टी अपने ईडी, सीबीआई और अपने छल बल के प्रयोग से, धन बल के प्रयोग से चुनाव जीता था। छल बल जनता ने देखा है ना, देश की जनता जो है छल करने में माहिर हो, भ्रष्टाचारियों को अपने पाले में लेने में माहिर हो, झूठ बोलने में माहिर हो, जुमला देने में माहिर हो। न किसानों को न्याय मिला, न तो महिलाओं को न्याय मिला, न तो युवाओं को न्याय मिला, न महंगाई कम हुई, न काले धन आए, न बेरोजगारी खत्म हुई। आपने 10 सालों में इस देश के लिए क्या किया? गिना दीजिए नाम। पार्टी कहलाते हो
10 साल में आपने देश की जनता के लिए क्या काम किया? मैं तो बार बार पूछ रहा हूँ आपसे। आप काम के आधार पे, मुद्दों के आधार पे चुनाव लड़िए ना। पूरे देश के अंदर आप बता दीजिए ना कि 10 सालों में आपने क्या काम किया देश के लिए? प्रधानमंत्री बनने का जो सपना है आपका, वो कहाँ से पूरा होगा? सपना हमारा नहीं है, सपना हमारा नहीं है। और ये इंडिया अलायंस चुनाव नहीं लड़ रही है, ये चुनाव देश की जनता लड़ रही है। और जनता ने आप प्रधानमंत्री पे बैठाया था। और मैं आपको बता देता हूँ, ये फैसला जनता सुनाएगी। जनता की अदालत में जनता फैसला सुनाने जा रही है। ये जो घमंडिया सरकार है, ये तानाशाही सरकार है ना, उसे उखाड़ फेंकने की जिम्मेदारी जनता ने अपने हाथ में ले ली है। और आपने दृश्य देखा होगा गाजियाबाद में किस प्रकार से डंडा लेके आपके प्रत्याशी को दौड़ा ली जनता। अब महाराष्ट्र में दौड़ाए जा रहे हैं, अन्य राज्यों में पीटे जा रहे हैं आपके प्रत्याशी। तो भगदड़ आपके यहाँ मची है और आपके यहाँ बौखलाहट है। सुरेंद्र जी, आप एक चीज को मानिए, आपके अंतरात्मा में पूछिए। आप देखो, भाजपा के प्रवक्ता हैं, आप अपनी पार्टी की बात रखेंगे, लेकिन आप अंतरात्मा से पूछिए कि आपके घर में आज तकलीफ है नहीं है, राशन की तकलीफ है, महंगाई की तकलीफ है, कितनी पीड़ा आपको है, ये आपको पता है। और आप खुद भी अकेले में बैठते होंगे तो ये कहते होंगे कि भाजपा को सत्ता से बेदखल करना है। अरे लेकिन रतन तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी पर भगदड़ की आप बात कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन कांग्रेस में कौन सी भगदड़ से आप अछूते रह गए हैं? छत्तीसगढ़ में आपको कमेटी बनानी पड़ी है, उत्तराखंड में आप देख रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री और बड़े बड़े स्तर के नेता भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं, तो भगदड़ तो हर जगह मची हुई है। भगदड़ तो हर जगह मची हुई है। प्रियंका जी, ईडी सीबीआई का डर दिखा के उन्हें अपने पाले में लिया जा रहा है। आप बता दीजिए ना, कोई एक नाम बताइए जो ईमानदार हो, जो पार्टी में चला। अरे अब रतन तिवारी जी, उसका कारण आप कुछ भी बताएं, लेकिन कांग्रेस से भी नेता तो जा रहे हैं ना, दल बदल तो जारी है ना। नेता गए हैं, जितने नेता गए हैं, सारे के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप यही बीजेपी लगाती थी। सारे लोगों के ऊपर ईडी सीबीआई की जांच भी चल रही थी। तो कहीं ना कहीं वही लोग जा रहे हैं जो भ्रष्टाचारी हैं, जिनको भाजपा डरा रही थी, धमका रही थी, वही लोग गए हैं। कोई भी ईमानदार कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी को नहीं छोड़ा है। तो आपके कहने का मतलब है कि जो लोग बीजेपी में अब ज्वाइन कर रहे हैं, कांग्रेस में अभी तक थे, वो ईमानदार नहीं थे? नहीं, तो आपकी पार्टी में जब नेता थे तब ईमानदार नहीं थे, आप इस बात को तो मान रहे हैं ना? फिर प्रियंका जी, मैं वही तो कह रहा हूँ, हमारे पार्टी में थे तो यही लोग उनको भ्रष्टाचारी कहते थे। आज वही भ्रष्टाचारी को अपने साथ क्यों ले रहे हैं? ये सवाल तो इनसे पूछिए ना। क्या वो ईमानदार हो गए? अब पहले भ्रष्टाचारी ईमानदार कैसे हो गए? ये सवाल आप उनसे पूछिए ना। अरे उनको तो लेने ही है रतन जी, लेकिन आप तो अपने ही नेता पर सवाल उठा रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया तो आप ही कह रहे हैं कि जो ईमानदार नहीं था वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। सुरेंद्र जी, जवाब दीजिएगा इस पर। प्रियंका जी, रतन तिवारी जी जिस प्रकार की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि रतन जी थोड़ी ज्यादा नॉलेज लेके अगर आए तो अच्छा हो, क्योंकि अपने पार्टी के ऊपर, अपने नेता के ऊपर जो है जिस प्रकार से ये सवाल उठा रहे हैं, कल तक इनके अंदर, इनके उसमें थे तो वो बहुत अच्छे थे, और अभी तो इनके एक राष्ट्रीय प्रवक्ता जिन्होंने अपने आप को कांग्रेस के लिए पता नहीं कितनी लड़ाई लड़ी, वो स्वयं जो है कांग्रेस छोड़ के जो है बीजेपी ज्वाइन कर लिया। अब वो कौन सा सांसद विधायक थे जो वो हेराफेरी किया? वो तो एक ईमानदार थे इनके यहाँ, पूछिए, वो भी तो बीजेपी ज्वाइन कर ली है। रतन तिवारी जी, जवाब दीजिएगा। नहीं, किसका नाम ले रहे हैं? किसका नाम ले रहे हैं जो ईमानदार है? ना ही कोई नीयत है, ना ही कोई नेता है, और ना ही एक नाम तो बताइए, आप किसका नाम ले रहे थे कि वो ईमानदार थे? देश के लिए जो है कुछ करने वाली है, जिसका कारण जो है प्रियंका जी, हमारा जो मैनिफेस्टो हमने बनाया है, जो हमने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, वो जनता की अदालत में लिया गया फैसला है। राहुल गांधी जी ने पदयात्रा करके पूरे भारत को अपने पैरों से नाप दिया। लाखों करोड़ों लोगों से उन्होंने मुलाकात की। लोगों की दर्द तकलीफ को सुनने के बाद हमने अपना न्याय घोषणा पत्र जारी किया है, और हमने वही वादे किए हैं जो पूरा कर सकते हैं। हम 30 लाख लोगों को रोजगार देंगे, जो सरकारी पदे रिक्त है। हम महिलाओं को 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष देंगे, जो हम दे सकते हैं। हम जो बोलते हैं, इंडिया अलायंस के लोग वही करते हैं।
इनके जैसे हम 15-15 लाख रुपए का जुमला नहीं दे सकते। ठीक है रतन तिवारी जी, हर वक्त एजेंडा तो 2 आपका करोड़ सेट रोजगार है, का लेकिन जुमला नहीं दे प्रत्याशी भी सकते। तो सेट होने चाहिए। जनता के सामने जब तक प्रत्याशी नहीं पहुंचेगा तब तक किसके इनके चेहरे पर आप वोट मांगेंगे? मैं आती हूँ आपके पास, दारा सिंह जी। अरे भैया, प्रियंका जी, मैं आपको बोल रहा हूँ ना, जनता चुनाव लड़ रही है, प्रत्याशी को तो छोड़ दीजिए ना आप। जनता चुनाव लड़ रही है और जनता वोट करेगी भाजपा के पप्पू खिलाफ। यादव के साथ क्या किया है? कांग्रेस के नेता थे पप्पू यादव, इनके पप्पू यादव के साथ कुछ गलत नहीं हुआ है। पप्पू यादव जी के साथ कुछ नहीं गलत हुआ है, आज भी हमारे साथ है। और जब वो नामांकन भरने जा रहे थे, कांग्रेस पार्टी के लोग उनके साथ थे, कांग्रेस पार्टी के झंडे उस रैली उस कार्यक्रम में थे। तो पप्पू यादव आज भी हमारे नेता हैं। पूर्णिया के अंदर क्या हाल हुआ है? कुछ नहीं। अरे भैया, आप अपनी उनका बात करिए ना। चलिए आती हूँ मैं, आती हूँ मैं। मुद्दा आपके उम्मीदवारों को लेकर है, उम्मीदवारों पर ही वापस आऊंगी। दारा सिंह जी फाइनल कमेंट दीजिएगा। कितना और समय लगेगा? बदायूं पर जो आधिकारिक घोषणा की आप बात कर रहे हैं, साथी शिवपाल यादव को लेकर क्या चुनावी मैदान में उतरेंगे? देखिए प्रियंका जी, एक पड़ोसी की कहानी सुनाता हूँ, छोटी सी है। एक पड़ोसी होता है, वो चाहता है कि मतलब देश में बदलाव हो और उसका बच्चा तैयार होता है, मगर वो अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाना चाहती है, अधिकारी बनाना चाहती है, IAS बनाना चाहती है, और वो चाहती है कि पड़ोस का बच्चा भगत सिंह बने, फांसी चढ़े, लाठी खाए, डंडा खाए। तो ये पड़ोसी जो है, ये भारतीय जनता पार्टी है, एक नंबर की नकम्मी, झूठी, चंदाखोर, पाकिस्तान तक का जो हमारे देश के आर्मी वाले हैं उनका सौदा कर ये अपने आप को बढ़ावा करती है और कहती है कि मैं ईमानदार हूँ, गारंटी दे रही है। मैं इनकी गारंटी जानना चाहता हूँ, जब ये अकेले इतना विकास कर चुके हैं तो इतनी पार्टियों को, नेताओं को तोड़ने, मोड़ने, डरवाने, धमकाने की क्या जरूरत थी इनको? दूसरा बात ये आ रही है कि जनता में ठीक है दारा सिंह जी, समय मेरे पास ज्यादा नहीं है। अरे लेकिन आपकी पार्टी आपसे भी तो नहीं संभलती, तो फिर कहाँ जाएगी? सुरेंद्र सिंह जी जवाब दीजिएगा आप। बहुत छोटा सा कमेंट, समय नहीं है मेरे पास ज्यादा। सुरेंद्र सिंह जी। समाजवादी पार्टी तो बिल्कुल ही प्रदेश को बर्बाद करने में लगे हैं। अपना का बताइए, जो अपने जीजाओं को घर में बैठा के रखे हो, समझ रहे हो ना? फंसे हुए हैं ये जो भाजपा के जनरेटर हैं, कहीं कुछ नहीं। चलिए समय मेरे पास नहीं है। आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। सुरेंद्र सिंह जी, रतन जी और दारा सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस तीनों ही पार्टियों में अपने अपने स्तर पर कंफ्यूजन अभी भी बरकरार है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी 12 सीटों के साथ ही साथ कैसरगंज की सीट पर फंसे पेच को सुलझा पाने में नाकामयाब नजर आ रही है। देखना ही होगा कि कितना लंबा इंतजार इस पेच को सुलझाने में भारतीय जनता पार्टी को लगता है। दूसरी तरफ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो वहां भी प्रत्याशियों को लेकर अभी भी घमासान मचा होगा। देखना यह है कि आने वाले समय में अलग अलग पार्टियों का ये घमासान किस तरह से थमता है और जनता के सामने जो प्रत्याशी उतरते हैं वो किस रणनीति पर, किस कसौटी पर उतारे जाते हैं। ये आने वाला वक्त बताएगा और साथ ही साथ जनता का फैसला भी बताएगा। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।